कल हम लोगों ने आंगल मैसूर 4 युद्ध हम लगभग एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं। औरंगज़ेब की मौत के बाद कैसे भारत में राजनीति में बदलाव आया। कब हुई थी औरंगज़ेब की डेथ? इसके बाद जितने राज्य बने बड़े बड़े, उन्होंने अपने आप के नाम के आगे क्या लिख दिया? स्वतंत्र। एक्चुअली औरंगज़ेब के टाइम में 21 प्रांत थे। इनमें से कुछ थे ताकतवर, पैसे वाले, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला राज्य था बंगाल। इसके साथ हुआ करता था मैसूर और हैदराबाद। पंजाब। बेटा ये अपने आप कॉमन सेंस होती है ना कि जब टीचर बोल रहा है तो मैं ना बोलूं जो भी एक बोल रहा है। पंजाब। इनमें से 3 की कहानी हमने पढ़ ली, बंगाल की, मैसूर की, हैदराबाद। एक और इम्पॉर्टेंट इनमें था मराठा। बंगाल की जब भी कहानी चलेगी तो 2 युद्धों की बात हमेशा करनी है, एक प्लासी और एक बक्सर। मैसूर का जब भी जिक्र चलेगा तो 4 आंगल मैसूर युद्ध 1767 से स्टार्ट हुए और 1799 के बीच में 4 युद्ध। दूसरे में पिताजी, चौथे में बेटा मारे गए। हैदराबाद की जब भी बात आएगी तो हैदराबाद कभी लड़ा ही नहीं, क्योंकि हैदराबाद ने बहुत स्टार्टिंग में एक संधि कर ली थी जिसका नाम था सहायक संधि। खर्चा सारा हमारा, हैदराबाद के निज़ाम का, और फौज पल रही थी अंग्रेज़ों की। मराठों का जब भी जिक्र आएगा 3 लड़ाइयाँ, मैंने मराठे शायद नहीं कराया ना, हाँ मराठे आज करा दूंगी। मराठों का जब भी जिक्र आए 3 लड़ाइयाँ लड़े थे, अंग्रेज़ और मराठे। कहते हैं आंगल मराठा युद्ध। पंजाब अभी नहीं पड़ा, पहले हम दक्षिण और पूर्वी भारत की तरफ थे। इनमें से 3 की कहानी तुम्हें पता चल गई। हैदराबाद तो कुछ लड़ाई नहीं था। मराठों के बारे में आज बातचीत करते हैं। अब ध्यान से शांति से कहानी सुनना, कहानी समझ में आएगी तो फिर किताब बहुत आसान लगेगी, अदरवाइज किताब टफ है। देखो बोर्ड पर 1757 और 1764 ये प्लासी और बक्सर के युद्ध हैं। जब ये प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए तो बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। इस संधि से मोटी कमाई का साधन बन गया BEIC के घर, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स कलेक्शन बिना कुछ किए किसकी जेब में जाने लगा? BEIC। इस टैक्स कलेक्शन के दम पे इन्होंने क्या रखनी स्टार्ट कर दी? सेना। और ये खरीदने लग गए, बाहर से लाने लग गए हथियार। ये मजबूत बन गए। इनकी मजबूती का नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ा। अब 1765 के बाद आपने देखा था मैसूर पे 67 में हमला। जैसे जब साउथ इंडिया की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बार बार मैप बना के दिखाया है कि एक बेल्ट ये वाली क्या कहलाती थी? यहाँ मराठे थे, जिनमें से सबसे ताकतवर पोस्ट मराठा महाराष्ट्र की, जैसे हरियाणवी हरियाणा के, ऐसे महाराष्ट्र के बेल्ट के लोग मराठा कहलाते हैं। इनकी लैंग्वेज भी मराठी है। लेकिन एक कम्युनिटी जिसने राज किया उसका नाम क्या था? पेशवा। जैसे भारत पे राज किया मुगलों ने, मुगल एक कम्युनिटी हो गई ना, ऐसे पेशवा, पेशवाई एक पद था। भाई पेशवा मतलब प्रधानमंत्री था। इनके बिल्कुल पास की बेल्ट आप जानते हैं निज़ामों के, जिनमें एक लड़का जिसका नाम था चिन किलिच खां, वो भाग गया था ना उत्तर भारत से कि मैं तो दक्षिण में अलग से काम करूंगा। इनके नीचे की ये जो बेल्ट थी इसी का नाम था मैसूर। मैसूर के नीचे था त्रावणकोर और इस तरफ था कर्नाटका। अब इनमें से अगर देखें तो कर्नाटक में एक किला बना के बैठे थे अंग्रेज, और एक जगह जिसका नाम था मद्रास। जब अंग्रेज़ों ने BEIC ने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया तो उन्होंने देखा कि यार निज़ाम तो हमारी बात मान जाएंगे, टेंशन नहीं है, ये बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि कोई एक पीढ़ी नहीं है जिसने राज किया हो, ये बहुत पहले से ताकतवर हैं। तो किसी ताकतवर के ऊपर अचानक से हम सोचे उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, मुश्किल होगा। ये जो मैसूर है इसमें एक ही पीढ़ी गई थी अभी, सिर्फ एक हैदर अली तो पढ़ा था हमने, फिर टीपू। तो सबसे पहला टारगेट कौन बनाया? मैसूर। लेकिन मैसूर पे अटैक करने के साथ ही इन्होंने पेशवाओं पे भी कुछ ही दिन बाद अटैक कर दिया। इनका टारगेट था मैक्सिमम प्रॉपर्टी को हड़प लेना। तो पेशवाओं के ऊपर इन्होंने पहली बार हाथ जो डाला कि भैया इसको हम हड़प लें, 1775। मैसूर पे याद करो 1767 में। तो 1775 में जब पेशवाओं पे इन्होंने हाथ डाला
तो पेशवाओं के पुराने लड़ाई झगड़े, आपसी कलेश का नुकसान कहीं ना कहीं पेशवाओं को हुआ और ये लड़ाई अच्छी बड़ी चली 75 से 82। इस बीच में देखो मैसूर के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया था। कब? इसका मतलब मैसूर की लड़ाई के पैरेलल में कौन सी लड़ाई भी चल रही थी? आंगल मराठा युद्ध। तो आंगल मैसूर युद्ध के बीच में ही आप देखेंगे आंगल मराठा युद्ध भी चला। इस युद्ध में पेशवा ताकतवर थे, इतना आसान नहीं था पेशवाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना, क्योंकि पेशवाओं को अगर आप उठा के पढ़ोगे तो 1627 से इनकी जड़ें शिवाजी के जन्म के साथ जमनी स्टार्ट हुई थी। 1627 से 1775, 150 साल लगभग हो गए। 150 साल से जिसका काम धाम बढ़िया जमा है उसको हटाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए पेशवाओं के साथ इनको संधि करनी पड़ी और ये संधि एक जगह पर हुई जिसका नाम था सालबाई, जगह का नाम था ये। तो पहली संधि हुई सालबाई की संधि और इस संधि में लिखत पढ़त हुई। इन्होंने इनको कहा कि अगले 20 साल तक हमारी तरफ रुख मत करना, हम तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। अगर तुमने कोई बड़ा स्टेप लिया तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। यानी BEIC और पेशवाओं के बीच में एक संधि हो गई जिसका नाम क्या है? कितने साल के लिए? 20 साल। अब 20 साल के लिए ये भी फ्री हो गए कि हमारे ऊपर BEIC आक्रमण नहीं करेगा। BEIC ने भी सोच लिया कि छोड़ो यार 20 साल बाद देखूंगा, तब तक मैं इन सबको नीचे जो हिस्से हैं इन सब के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ। तो दोनों के बीच में लिखत पढ़त 20 साल के कारण आप देखेंगे 20 साल सच में अटैक नहीं किया BEIC ने। किस बेल्ट पर? पेशवाओं पर। लेकिन इस बीच में इनको फ़ायदा मिला, इन्होंने मैसूर को ख़त्म कर दिया। क्योंकि 20 साल का मतलब आप देख लो, 1782 से 20 साल गिनना, 1792 और 1802, तो 1802 तक हमला नहीं करेंगे आपस में। इससे पहले आप देखो मैसूर को ये लोग खा गए 1799 में। तो एक बेल्ट पे कब्जा कर लिया, ये मेंटली फ्री हो गए कि ये बेल्ट हमारी, यहाँ हम बैठे ही हैं। अब किसको घेरेंगे? ये पेशवाओं को। ये हमारी गलती थी बेटा, हम अपने ही घर के लोगों से यहाँ पर अपने जो नेशनल लेवल पे काम कर सकते थे इनसे लड़ते। इन्होंने चालाकी से इनके साथ 20 साल की डीलिंग कर ली, भाई 20 साल हमारे ऊपर अटैक मत करना, हम भी तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। इसका फ़ायदा उठा के इन अगले 20 सालों में किसके ऊपर कब्जा कर लिया? मैसूर पे कब्जा हो गया तो अगला टारगेट 100% पेशवा ही होंगे। ये कॉमन सेंस हम में नहीं थी कि एक बार इस पे कब्जा करेंगे तो अगला टारगेट हम ही बनेंगे। पेशवा फ्री बैठे रहे, इनकी मदद नहीं की, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही संधि के 20 साल पूरे हुए 1802 में, अगले ही साल ये इन पे अटैक करने आ गए और दूसरा आंगल मराठा युद्ध इन्होंने छेड़ दिया, जो ज़्यादा लंबा नहीं चला, महज 2 साल ये युद्ध चला और इसको एक गांव की संधि से ख़त्म किया गया जिसे कहते हैं बसीन की संधि। तो ये गांव का नाम था, बसीन की संधि। इसमें पता है क्या हुआ? मराठे हार गए और मराठों को कहा कि तुम्हारी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है ना उत्तर भारत में, ये प्रॉपर्टी हमें दो। इनमें हरियाणा की बेल्ट भी आती थी। हरियाणा एक ज़माने में मराठों की प्रॉपर्टी बन गया था। हरियाणा को लिखत पढ़त में एक गांव था सुरजी अंजन गांव, महाराष्ट्र में सुरजी अंजन गांव। यहाँ लिखत पढ़त में हरियाणा को मराठों से अपने हाथ में ले लिया BEIC ने। इसका मतलब BEIC हावी हो गई थी किन लोगों के ऊपर? पेशवाओं के ऊपर, मराठों के ऊपर। कौन सी संधि थी ये? बसीन। उसको छोड़ देना, सुरजी अंजन वो तो एक टिपिकल नाम है। मेन संधि पूछे तो सुरजी अंजन। अब देखा 20 साल इन्होंने सोचा कि हम ऐश मार रहे हैं, एक्चुअल में वो 20 साल में अपने पड़ोसियों को कंट्रोल कर रहे थे जो इनकी हेल्प कर सकते थे। और जब देखा कि पड़ोसी तो हमारा ही अधिकार में आ गए तो अभी अकेले पड़ेंगे, अब इन पे अटैक करके और देखो इनसे क्या क्या छीन लिया। फिर बहुत जल्दी थी इनको कि तीसरा भी अटैक करें और क्लियर करें बात। तो इन्होंने तीसरा अटैक किया 1817 और 18 में इसको, जो इनका एरिया था, इनकी राजधानी थी बेटा पुणे, इसके अंदर घुस गए और फिर यहाँ संधि हुई, पुणे की संधि। तुम जानते हो जिस एरिया का नाम होता है, जिसका वो एरिया है वो हारा हुआ है, तभी उसके इलाके के अंदर आए होंगे ना। ये पुणे की संधि क्या दिखाती है कि कौन हार गया? पेशवा।
पेशवा हारे, तभी तो पुणे में घुसे होंगे अंग्रेज। जैसे श्रीरंगपट्टनम नहीं थी किसकी राजधानी, मैसूर की, तो वहां घुस गए थे। अब ये तीसरे में, और कोइंसिडेंस देखो मैसूर में भी तीसरे युद्ध में ही इनकी राजधानी के अंदर घुसे थे ये श्रीरंगपट्टनम, और यहाँ भी इनकी राजधानी के अंदर घुस गए पुणे की संधि करके। इसके बाद मराठों को इन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया, कुचल दिया। मराठे चले आगे भी, लेकिन कमज़ोर परिवारों के रूप में। आगे जाके आप पढ़ेंगे इनकी आपस के कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इनके 5 परिवार बन गए, जिनमें भोंसले, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, सुने ये नाम तुम लोगों ने? ये जो सरनेम है ना, ये इनमें से ही निकले हुए हैं, पेशवाओं में से। तो 3 युद्ध लड़े। पहले युद्ध में बेवकूफ़ बना दिया, कितने साल के लिए? उन 20 सालों में कौन कंट्रोल कर लिए? जब मैसूर कब्जे में आ गया तो नीचे ऊपर से भागने की जगह नहीं बची। अगले ही साल 20 साल 1802 में पूरे हुए, अगले साल फिर लड़ने आ गए। किस सन में? 1803 में। कौन सी संधि की फिर? पहली संधि कौन सी थी? और फिर कुछ समय बाद आके सब कुछ तहस नहस करके पुणे की संधि में और सारा कंट्रोल कर लिया। यानी अंग्रेज़ों की और मराठों की 3 लड़ाइयाँ हुई। अब देखो पेपर में जब ये आएंगी ना, तो लड़ाइयाँ लिखेंगे एक तरफ सन, और तुम हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे, रट्टे मारोगे। रटना नहीं है, ध्यान से देखो। हम 2 युद्धों के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है आंगल मैसूर और एक का नाम है आंगल मराठा। आंगल तो वही है अंग्रेज, ये हमारी बदली है बस, कभी मैसूर कभी मराठा। आंगल मैसूर पहले युद्ध था 1767 से 69, दूसरा था 1780 से 84, तीसरा था 1790 से 92 और चौथा था 1799। इसमें किसका मर्डर कर दिया गया था? तो अगर मर्डर किया तो संधि तो की नहीं होगी। ऊपर की 3 संधि तुम्हें पता है। पहली का नाम था मद्रास की संधि, दूसरी का नाम था मंगलौर की संधि, तीसरी का नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। इनकी अगर बात करें मराठों की 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो 20 साल के लिए इनको ब्रेक दिला गया। कब से कब तक था? 1775 से 82। सेकंड था 1803 से 185 और तीसरा था 17 से 18। पहले की संधि कौन सी थी? वो लंबा चौड़ा नाम सालबाई की संधि। सेकंड संधि थी बसीन की संधि और तीसरी संधि थी पुणे। जैसे इसको मार डाला ना, इनको मार नहीं सकते थे क्योंकि बेटा इनका फैमिली ट्री बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग थे। अब जैसे होलकर परिवार में 50 लोग हैं, सिंधिया परिवार में 70 लोग हैं, गायकवाड़ परिवार में 80 लोग हैं, तो सबको कैसे मारा जाए? यहाँ याद करो, एक ही तो परिवार था और परिवार में 2 ही आदमी थे, एक पिताजी हैदर अली और एक बेटा, और तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं। इनको खत्म करना आसान नहीं था, तो इनमें फूट डाल के और इनको वैसे बंटवा दिया। इनको खत्म करना आसान दिखा क्योंकि इनमें सिर्फ 2 ही लोगों को खत्म करना था, आगे कोई इनका खानदान परिवार बड़ा नहीं था। तो ये 4 युद्ध लड़े, ये 3 युद्ध लड़े। आ गए समझ में? ये वहां जब आए तो इनमें गड़बड़ मत करना। सालबाई, बसीन और पुणे ये किसकी संधि हैं? आंगल मराठा। और यहाँ मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम आंगल और मैसूर की। अब किताब उठाओ और इसमें देखो ये टॉपिक होगा। कल कहाँ तक कर लिया था बताओ? ये कूलर ना बेटा चला दो, आशीष कूलर चला दे बेटा, नहीं तो फिर पता है सफोकेशन हो जाएगा क्लास में। चलो बताओ कितने पेज तक थे हम लोग? 44 पे पढ़ लिया था। सहायक संधि पढ़े थे? अच्छा छोड़ो, सहायक संधि फिर पढ़ा दूंगी क्योंकि वो तो वैसे ही अलग से पढ़ाया था टाइम के चलते। पेज नंबर, तुम आओ पहले 3rd लेसन पर, 3rd में ढूंढो जहां लिखा होगा इसके बारे में। पेज नंबर 24 पे आओ पहले, फिर 38 पढ़ेंगे, दोनों वही हैं। पेज नंबर 24 पर आ जाओ। मराठा राज्य, कौन से 2 राज्य हमने पढ़ लिए स्वतंत्र होने वाले? एक तो बंगाल और एक मैसूर। अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? मराठा। मराठा के बारे में ना थोड़ा सा बेटा एक फैमिली ट्री पे ध्यान देना। मराठे एक्चुअल में आए कहाँ से? एक पुराने ज़माने की बात है, एक आदमी की यहाँ प्रॉपर्टी थी, थोड़ा सा डरपोक सा था वो आदमी। उसने इस प्रॉपर्टी को ना मैनेज करना उसको मुश्किल लगा, तो वो अपने पास की प्रॉपर्टी के बड़े राजा के पास जाके और एक ठीक ठाक सी नौकरी करने लग गया। जो ये आदमी था ये था हिंदू, और जिसके राज्य में गया ये काम करने वो थे मुसलमान।
ये बात उसकी पत्नी को कभी रास नहीं आई और वो हमेशा अपने पति से कहती थी कि यार अपनी प्रॉपर्टी पे छोटी सही अपना राज था, यहाँ आके आप जो नौकरी कर रहे हो बेशक आप पद पे बैठे हो भाई आपको इज्जत मिलती है, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। उस औरत का जब बेटा जन्मा तो उस औरत ने अपने बेटे में सारे गुण भरे जो उन्हें लगता था कि देश को प्यार कर सके उनका बेटा। यही बेटा आगे जाके क्या बना? शिवाजी, छत्रपति आगे जाके बने, बहुत आगे जाके शिवाजी। इनका जन्म हुआ था शिवनेर के किले में, तो शिवनेर से इनका नाम क्या पड़ गया था? शिवाजी। शिवाजी की कभी जो पुराना पढ़ेंगे एक चैप्टर ही आएगा मराठों का, ये तो सिर्फ स्वतंत्र हैं, ये शिवाजी का एक फैमिली ट्री समझ लो ताकि स्वतंत्र समझ में आए। शिवाजी ने राज करना शुरू किया तो प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ खास था ही नहीं, पिताजी तो किसी की नौकरी कर रहे थे ना। 11-12 साल में शादी कर दी माँ ने, ये देख के कि भाई इसके आगे पीछे कोई है नहीं, शादी कर दूँ तो एक परिवार का नाम इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर ये जब 13 साल के लगभग हुए तो अपने पिताजी की पुरानी प्रॉपर्टी जो अजीब सी उबड़ खाबड़ टाइप की थी वहाँ आए, उसको समतल किया, मेहनत की, काम किया। फिर वहीं आसपास के गांव को कहा कि आपकी सिक्योरिटी मैं करूँगा, आप ज़मीन पे गेहूं पैदा करो या चावल जो भी लगाना है। फिर वहाँ धीरे धीरे उन लोगों के सरदार बन गए। स्टार्टिंग में शिवाजी छत्रपति नहीं थे, ये कहते थे कि हम सब मराठा हैं और मैं मराठों का क्या हूँ, हम में से तुम में से ही मैं भी एक हूँ, ये कहते थे छत्रपति शिवाजी। आगे जाके छत्रपति का नाम लेंगे जब चैलेंज करेगा औरंगजेब इन्हें। तो शिवाजी महाराज जब ये बचपन में थे तो कुछ खास देखा नहीं था ऐसा, लेकिन माँ से कहानियाँ बहुत सुनी थी। धीरे 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 मन में था कि मुझे भारत को आज़ाद कराना है फिरंगियों से, फिरंगी मतलब अंग्रेज़। तो इनके टाइम तक अगर देखें उत्तर भारत में तो मुगलों में एक लड़का था जिसका नाम था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब इनसे लगभग 10 साल बड़े हैं। औरंगज़ेब का बर्थ ईयर है 1617 और इनका बर्थ ईयर है 1627। 10 साल बेटा जब पैदा होते हैं तब अंतर है, लेकिन 30 में और 40 में ज़्यादा अंतर नहीं है, 70 में और 80 में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोनों ने लगभग एक ही एज में जाके राजपाट शुरू किया, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था बेस का। इनका बेस तो 0 से स्टार्ट हुआ और ये जिस खानदान के आप जानते ही हैं कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे, तो इनको तो बहुत सारी चीज़ें करी कराई मिल गई ना। इस लड़के को अपनी चीज़ें, अपनी ज़मीन भी तैयार करनी पड़ी। कायदे से देखें तो मेहनत ज़्यादा किसने की है? जो 0 से उठता है उसकी इज्जत हमेशा ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास साधन थोड़ी ना थे। ये तो किसके खानदान का है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जिन्होंने पता नहीं कितने अरबों की संपत्ति उस ज़माने में इकट्ठी कर ली। इनके तो पिताजी ने आगरा का ताजमहल बनवा दिया था, इनके पिताजी ने लाल किला बनवा दिया था दिल्ली का, इनके दादा परदादा ने कितने किले, कितनी फौज, यानी इनको सारी चीज़ें की हुई मिली थी, बस जाके बैठना था। इनके तो घर में सिंहासन तक बने हुए थे। ये जो तख्त है, ताऊस है जिसके कि हीरे जवाहरात जड़े थे, जो सिर पे अपना मुकुट पहनते, सब कुछ बना बनाया मिला। इनको क्या मिली थी? बंजर ज़मीन, जिसको इन्होंने खुद से तैयार किया, लोगों के साथ बातचीत की, और कभी ये दम्भ नहीं था कि मैं राजा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत अगर ध्यान से देखें तो शिवाजी ने की थी। औरंगज़ेब को बना बनाया सब कुछ मिल गया, उसको आगे बढ़ाया। इनको 90 मिला 100 करने के लिए, तो 10 की तो मेहनत की, वो 0 से अपने काम को 50 पे लाया। तो ज़्यादा मेहनत किसने की? शिवाजी ने। दोनों समकालीन हैं, दोनों की टक्कर भी होगी, लेकिन शिवाजी के पास बेटा प्रॉपर्टी थोड़ी है, टैक्स थोड़ा है, सेना थोड़ी है, इसको सब कुछ एक्स्ट्रा 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 मिला। तो दिखती बात है कि औरंगज़ेब का दबदबा ज़्यादा होगा, पर कमज़ोर ये भी नहीं है। और अपने पार्ट पे जहाँ बन पड़ा इन्होंने चैलेंज किया औरंगज़ेब को, और कई बार औरंगज़ेब की बेइज्जती भी हुई। आमने सामने सीधी टक्कर नहीं हुई, लेकिन औरंगज़ेब के मामा इससे लड़ने गए थे, जिसमें इसने उनको हरा दिया और भगा दिया। तो शिवाजी कहने का मतलब एक ताकतवर, समझदार, चालाक, कुटिल कह लो, राजनीति का ज्ञाता था। इसका बेटा था जिनका नाम था शंभाजी। शंभाजी शिवाजी एक बार गए थे औरंगज़ेब के दरबार में, तो वहाँ औरंगज़ेब ने इनकी बेइज्जती की। जैसे ये बैठने लगे वहाँ पे ना, जैसे राजा जब आता बादशाह, तो तुम जैसे बैठते हो ऐसे ऐसे इस शेप में बैठते थे, लाइंस में। लाइंस में बैठने में ये नहीं था कि पहले जाओ बैठ जाओ, लाइंस में ना बेटा रैंक वाइज बैठाते थे। उस ज़माने में एक पद होता था जिसको बोलते थे मनसब, तो जो जिस पद पर बैठा है उसको उसका मनसबदार कहा जाता था। कोई 4000 का मनसबदार, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का। मनसब एक पोस्ट मान लो, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में होती है ना, पुलिस में होती है भाई, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ASI है, SI है, इंस्पेक्टर, ऐसे ही ये पोस्ट थी।
तो इस पोस्ट के हिसाब से राजा के आसपास लोग बैठा करते थे। जिनका बड़ा मनसब है वो पास बैठेंगे, जिनका छोटा मनसब है दूर, और जिनका बहुत कम मनसब है पीछे। तो जब शिवाजी अपनी टेरिटरी से एक बार औरंगज़ेब के दरबार में आया, तो जब ये घुसे तो दरबार ने कहीं पीछे कह दिया कि वहाँ जाके बैठो। इनको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि अपनी तरफ से तो ये राजा थे ना उस प्रॉपर्टी के, मराठों के। तो जब बैठ गए सब लोग, जैसे ही औरंगज़ेब एंटर हुआ, औरंगज़ेब अपने सिंहासन पे बैठा, तो इन्होंने खड़े होकर कहा कि महाराज, भाई बादशाह महाराज, आपके बारे में जो सुना था वो मिला नहीं। तो औरंगज़ेब ने कहा कौन हो तुम? तो बोला मैं मराठों का सरदार। तो बोला क्या दिक्कत है? कहा कि भाई हम तो अपने यहाँ कोई मेहमान आए तो उसको इज्जत देते हैं, बराबरी पे बैठाते हैं, और आपके यहाँ मैं मेहमान के रूप में आया तो आपके दरबार ने सबसे पीछे की लाइन में मुझे भेज दिया। तो औरंगज़ेब ना बेइज्जत करने के लिए हंसा, जैसे एक हंसी होती है ना कि सामने वाला बेइज्जत हो, और कहा कि तुम कहाँ के महाराज हो, तुम कहाँ के जो है हेड हो, राजा हो? तो उन्होंने कहा मैं मराठों का सरदार हूँ। तो बोला सरदार और महाराजा में बहुत अंतर होता है। तब फिर इनको फील हुआ था कि मराठा सरदार कहने से ना नाम के आगे वो दम नहीं दिखता। तब इन्होंने वापस अपने घर जाके, एक लंबी कहानी है फिर कभी सुनाऊंगी कैसे इनको कैद कर दिया, ये वहाँ से भागे। फिर अपने घर जाके इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, और एक ब्राह्मण से फिर इन्होंने उपाधि धारण की, सब लोगों को बुला के, कि अब के बाद इनके नाम के आगे लगेगा छत्रपति शिवाजी महाराज, कि अपना इंट्रोडक्शन दें तो लगे कि कोई दमदार आदमी है। इस नाम के इंट्रोडक्शन की बड़ी वैल्यू थी बेटा। तभी देखो राम मोहन रॉय के नाम के आगे क्या लगा दिया गया था, राजा, कि जाके जब ये विलियम चतुर्थ के दरबार में खड़े होंगे तो ये अपने नाम का इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं राजा राम मोहन रॉय, तो सामने वाले की नज़रों में इज्जत बढ़ जाएगी। इसीलिए ये सब चीज़ें थी। वापस चलते हैं। संभाजी को पिताजी का किया कराया काम मिला। संभाजी के पिताजी कौन है? लेकिन संभाजी राज नहीं कर पाए, कारण औरंगज़ेब ने इनको टाइम पीरियड में ही अपने गिरफ्तार कर लिया, और फिर इनको इतनी दर्दनाक मौत दी बेटा, बहुत ज़्यादा दर्दनाक। कहते हैं पहले जैसे नाखून निकाले हाथ पैरों के, जिंदा आदमी के, फिर थोड़ी थोड़ी उंगलियां काटी, फिर उंगलियां, फिर हाथ, फिर ये, जब बीच का शरीर रह गया हाथ पैर काटने के बाद तो जिंदा थे ये, और इनकी खाल निकलवाई गई। उसके बाद तड़प तड़प के ये मरे। तो बहुत भयानक तरीके से किसको मरवाया गया? संभाजी। संभाजी के पिताजी शिवाजी नेचुरल डेथ मरे थे, वो थोड़े सदमे में आ गए थे, इनको मरवा दिया औरंगज़ेब ने। इनका बेटा हुआ करता था शाहू। शाहू को कभी अटैक किया था इन मुगलों ने, तब इसको उठा के ले गए, छोटा सा बच्चा था ये, और फिर इसको पाल पोस के वहीं बड़ा किया। आगे जाके जब औरंगज़ेब मरा तो इसका वो बेटा था ना जिसको कोई खोज खबर नहीं थी, शाह ए बेखबर, इसने इसको रिलीज़ किया और कहा जा अपनी प्रॉपर्टी संभाल ले, मैंने तुझे छोड़ दिया। फिर ये वापस आया यहाँ तो इसने देखा भाई मेरे पिताजी तो मर चुके, दादा की प्रॉपर्टी किसकी? तो दादा की प्रॉपर्टी पे तब तक चाची ने कब्जा कर लिया था। चाची का बेटा था छोटा, चाची ने अपने बेटे का नाम रखा शिवाजी सेकंड, और चाची ने कहा भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब ये आया तो इसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, क्योंकि इसकी चाची उस प्रॉपर्टी पे अपने बेटे के नाम से राज कर रही थी। बेटे का नाम क्या रखा गया था? शिवाजी सेकंड। तो इसने फिर लड़ाई की कि चाची ये हिस्सा तो मेरा है, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े थे और मेरे पिताजी छत्रपति थे। तो चाची और शाहू की लड़ाई हुई। अब शाहू अनजान है, शाहू के पास कोई फौज नहीं है, तो शाहू की मदद की थी एक आदमी ने जो आगे जाके बना था पेशवा, और यहीं से पेशवा का पद ताकतवर बन गया, क्योंकि पेशवा ना होता तो कौन अपनी बेल्ट ना ले पाता? शाहू। जब तक शाहू जीवित रहा पेशवा की इंपॉर्टेंस बहुत ऊंची रही, और इसके मरने के बाद तो पेशवा ही पेशवा था। इनका परिवार का आगे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिली। यानी शिवाजी महाराज जो पहले ताकतवर उभरे थे, जो हिंद की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, अंग्रेजों को भगाने की बात करते थे, वो सिर्फ 3 नामों के साथ खत्म हो गया। पहला शिवाजी, फिर संभाजी और फिर शाहू। शाहू की मदद करने वाला आदमी कौन है? पेशवा। पेशवा यहाँ से ताकतवर बने, और फिर ये नहीं, फिर इनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ये पद इन्होंने वंशानुगत बना दिया कि जो मेरे वंश का बेटा होगा वही इस पोस्ट पर बैठेगा। पेशवाई का राज चल पड़ा, फिर सारे लोग इनसे डरने लग गए। इनका तो सब हो गया ख़त्म, इनका दबदबा चल पड़ा। ये हैं वो पेशवा जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब पेज नंबर 24 पर आ जाओ। लास्ट में लिखा है मराठा राज्य। पहला पॉइंट देखो, मुगल साम्राज्य के विघटन। बताओ किसकी मौत से मुगल साम्राज्य टूट गया था? औरंगजेब। 1707 लिख लो यहाँ, उसके मरते ही सब कुछ बिखर गया। औरंगजेब। आगे पढ़ो। से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता। क्यों खालीपन था औरंगजेब की मौत के बाद? क्योंकि उसका बेटा समझदार था या बेखबर था? तो
कौन काम संभाले, खबर थी नहीं उसको, को केवल मराठा भर सकते थे, परंतु एकता के अभाव में वे मुगलों की जगह लेने में असफल रहे। सब लोग पता है क्या सोच रहे थे कि ये मर गया ना 1707 में औरंगजेब, तो इंडिया के लोगों के मन में था कि अब भारत पर किसका राज होगा, सिर्फ महाराष्ट्र पर नहीं भारत पर, ऐसा सबको लगता था। लेकिन इन मराठों की दिक्कत क्या थी, मैंने बता दिया, चाची और भतीजा पहले आपस में लड़े, फिर उनकी जगह हेड कौन बन गया, पेशवा, और पेशवाओं को भी लोग सोचते थे कि शायद ये भी भारत को संभाल लेंगे। लेकिन एक युद्ध हुआ था बेटा 1761 में, जिसे कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस लड़ाई से एक बात क्लियर हुई थी, क्या, कि आपके देश पे मराठा राज नहीं कर पाएंगे। इस लड़ाई में दो ताकत लड़ी थी, एक आपके महाराष्ट्र से उठ के आई मराठों की फौज, और दूसरे थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, इस कहानी को भी थोड़ी सी सुन लो। अब्दाली आपके देश का नहीं है, ये सरनेम हमारा नहीं है। बाहर से एक आदमी आपके देश को लूटने आता है, और जब वो लूटने आता है तो आपके देश को बचाने का टारगेट लेके मराठे आते हैं। क्योंकि 1761 तक अगर देखें मुगलों में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, मुगल तो थे ही नहीं किसी लायक, बिल्कुल कमज़ोर थे। तो मुगलों को देखा मराठों ने कि यार ये नहीं संभालेंगे, ये तो डरपोक और दब्बू है, हमें इंडिया की रक्षा करनी है। कौन बातें कर रहा है बेटा, बातचीत करोगी तो क्लास से बाहर कर दी जाओगी, बिल्कुल चुप रहना है। देखो क्या हुआ, मुगल कमज़ोर हैं, मराठे अपने देश की रक्षा करने के लिए नीचे से अपनी एक फ़ौज लेके आ गए कि हम देखेंगे हमारे देश पे कौन अटैक करता है। वहाँ से किसकी फ़ौज आ गई, अहमद शाह अब्दाली। ये अब्दाली सोचो विदेशी है, अपने साथ कोई गेहूं के कट्टे लेके तो नहीं चलता होगा कि मैं रास्ते में रोटी खाऊंगा तो इतना ले चलूं, लेके आया होगा थोड़ा बहुत। नवंबर में दोनों फौज आके पानीपत में रुक गई। नवंबर बीता, दिसंबर बीता, लड़ी नहीं, दोनों आमने सामने टेंट गाड़ के बैठी हैं। वो सोच रहा है इसका राशन पानी खत्म हो जाए तब लड़ूं, वो सोच रहा है इसका राशन पानी खत्म हो तब लड़ें, क्योंकि खाने को रोज रोटी चाहिए ना बेटा। 2 टाइम बारात से भी बड़ी कितनी कितनी बड़ी फौज आती थी, इतनी रोटी, इतना चावल, इतना गेहूं कहाँ से आएगा। तो दोनों फौज पड़ी रही। अब ये विदेशी है, इसका गेहूं आटा खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश वालों का सब सामान खत्म होने लगा। इनको फील हुआ, तुम सोचो इसका सामान क्यों नहीं खत्म हुआ, इसका मतलब इसको कोई ना कोई मदद कर रहा था। ये शर्म की बात है, इसकी मदद कर रहा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। उसने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो जहां सामान चाहिए लोकल लेवल पे मैं पहुंचा दूंगा। अगर इसके आसपास के एरिया के लोग इसकी मदद ना करते तो भूख से बिलखते कितने दिन लड़ता, कोई कितने दिन लड़ लेगा, 2 दिन 4 दिन। जब भूख लगेगी ना तो कोई नहीं लड़ेगा, सब भागेंगे। बेसिक नीड है पेट भरना, लेकिन इसकी पीछे से फौज की भरपाई कौन करता रहा, अवध। ये कितने, मतलब इससे दिखता है कि हम इंडियंस थोड़े बेवकूफ़ थे। विदेशियों को रोटी अपने घर खिला रहे हो, मेहमान नवाजी कर रहे हो ताकि वो तुम्हारे देश के लोगों से लड़ें, और इसकी इनको दिखा कि यार हमारी तो कोई मदद ही नहीं करेगा। महाराष्ट्र से यहाँ तक रोज़ तो गेहूं के कट्टे नहीं ला सकते, सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। फाइनली इन्होंने 14 जनवरी हमारे लिए शुभ दिन होता है, मकर संक्रांति होती है इस दिन हिंदुओं में, और ये प्रॉपर हिंदू थे। मकर संक्रांति पे भगवान शिव जी का नाम लेके सुबह सुबह और इनकी फ़ौज पे अटैक कर दिया। ये अटैक कर दिया, तब तक ये था कि शायद यही जीतेंगे, लेकिन उल्टा पड़ा बेटा ये अटैक। इनकी फौज हारी, और हारते हारते लगभग सारे जो धुरंधर योद्धा थे ये मारे गए। कहते हैं 28,000 मराठे मारे गए थे, महाराष्ट्र की बेल्ट के लोग। ये क्यों जीते, क्योंकि इनको मदद कौन कर रहे थे, हम लोकल लेवल के लीडर्स। और ऐसा मत समझना कि इसका नुकसान नहीं उठा, अवध के शुजाउद्दौला को आगे जाके देखो लड़ना पड़ा था और वो हार गया था बक्सर का युद्ध। 3 साल बाद की तो घटना है, 1764। ये दिखता है कि हम लोग कमज़ोर थे, हम इसमें विदेशियों से हार गए और आगे जाके 64 में फिर अंग्रेज़ों से हार गए। अंग्रेजी भी विदेशी और ये अब्दाली भी विदेशी। इस लड़ाई की हार में एक बात क्लियर हो गई कि इंडिया पे कौन राज नहीं करेंगे, मराठे। इस बात से खुश हुए अंग्रेज़ कि चलो मराठों की यहाँ बेइज्जती हुई। अंग्रेज़ साइड में खड़े हुए हंसते थे कि खूब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अच्छा अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको दिखा कि ये इतने कमज़ोर हैं कि इंडिया पे राज नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा वो बक्सर की प्लानिंग करेंगे। देखो 1757 और 1764 कौन सी लड़ाइयाँ हैं ये, प्लासी और बक्सर। इस बक्सर से पहले क्लियर हो गया था कि कौन कमज़ोर हैं, मराठे।
तो बस फिर बाकी ये अवध ववध तो सारे सुधार ही देंगे अपने आप। देखो, राजनीतिक रिक्तता को केवल मराठा भर सकते थे, परंतु एकता के अभाव में मुगलों की जगह लेने में असफल रहे। ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखना, शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने 1689 से कैद कर रखा था। किसने पकड़ रखा था शिवाजी के पोते को? ये किसका बेटा है शाहू? शंभाजी का। लिख लो यहाँ, पिता शंभाजी। शंभाजी को मरवा दिया था, जिंदा आदमी की चमड़ी उधड़वाई थी। नेक्स्ट देखना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को 1707 में रिहा कर दिया गया। टिक कर लो, ये किसने रिहा किया? वो बेखबर कौन था? लेकिन शाहू और चाची ताराबाई ये कोल्हापुर की बेल्ट में थी, इनके बीच गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध होता है बेटा घर की लड़ाई, इन दोनों की छिड़ गई। ताराबाई ने अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद अपने बेटे, छोटा सा बेटा था शिवाजी सेकंड, इसके नाम से मुगल विरोधी संघर्ष चला रखा था। शाहू और कोल्हापुर का संघर्ष। नेक्स्ट लाइन पीछे टिक करना, पेशवा बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, सॉरी बाजीराव तो नीचे आएगा, भट्ट लिख लो यहाँ। पेशवा तो इनका पोस्ट हो गई, बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये पहला आदमी था बेटा जिसने फ़ायदा उठाया। क्या देखा इसने कि शाहू को तो समझ है नहीं, मैं शाहू की मदद करता हूँ, शाहू मेरी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ा देगा। किस पद पे बैठा दिया शाहू ने? पेशवा। और कहा सर आपने मेरी प्रॉपर्टी दिलवाई है, नहीं तो ये मेरी चाची सारी प्रॉपर्टी खा गई थी, आप ही मेरी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। जब ये बुढ़े हुए तो इन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा देख बनी बनाई प्रॉपर्टी है, इसका मालिक अब तू है, आगे तू हेल्प करना। और ये ज़्यादा नहीं चले बेटा, 1713 में बने थे और 20 में मर गए। इनका बेटा फिर चला 20 साल, 20 से 40, फिर उसका बेटा चला 21 साल, 40 से 61। यानी इनके घर वालों को एक आदमी का किया हुआ काम आगे तक सुख दे गया। ये किसने कर दिया था काम? विश्वनाथ भट्ट ने। भट्ट ने किसकी मदद कर दी थी? शाहू की। तो शाहू ने फिर इनको रखा। चलो अगला पॉइंट देखो, इसी के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल आरंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये पेशवा कमजोर थे या ताकतवर थे? इन्होंने छोटी सी बेल्ट को क्या बना दिया? साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य। बालाजी विश्वनाथ अपने जीवन में एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ कर धीरे धीरे बड़े अधिकारी बन गए। ऐसा ही सेम हमने किसके बारे में पढ़ा था? पहले छोटा सा था फिर बड़ा, हैदर अली। हैदर अली ने भी ऐसे ही काम किया, बैकग्राउंड जीरो, माँ बाप का हमें ज़्यादा नहीं पता, कोई प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे, एक छोटे से सैनिक के रूप में, फिर सेनापति, और फिर बन गया था वो मैसूर का स्वतंत्र शासक। सेम कहानी किसकी है? पेशवा की। कौन से पेशवा की? हाँ, विश्वनाथ भट्ट की। ये पहला ताकतवर पेशवा है। तुम्हें हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ऐसा फील होता है कि लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है बेटा, सबको बना बनाया कामकाज नहीं मिलता। और देखो इतिहास के पन्नों में इनके नाम दर्ज हैं। उस टाइम ऐसा नहीं कि कोई इनके बारे में बहुत बड़ाई लिखता था, इन्होंने काम करके दिखाया। अब तुम जितनी हिस्ट्री पढ़ रहे हो इसमें कितने लोग तो जीरो से तो उठे हैं। क्या सिराजुद्दौला से पहले वाले जितने थे वो सच में राजा थे क्या? याद है, एक दीवान था पहले, उसके बाद वो सूबेदार बना, फिर स्वतंत्र शासक, फिर कैसे एक एक पीढ़ी अलग अलग कहीं कहीं से लोग आते रहे। इससे क्या सीखना चाहिए कि अगर आप में योग्यता है और आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है तो भी आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हैदर अली के पिताजी और दादा कहाँ हैं? हिस्ट्री में कोई उनका नाम नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन हैदर का नाम देखो कितनी इज्जत से लिया जाता है कि स्वतंत्र राज्य का मालिक था। हैदर के बेटे और बस दो ही तो लोग हैं, लेकिन उन दोनों का नाम अमर है। कब मर गए थे? 1799। आज तुम 2024 में भी इज्जत के साथ 4 लड़ाई पढ़ते हो, क्योंकि किससे पंगेबाजी मोल ली थी? BEIC, जिसको कि मुफ्त का पैसा मिला हुआ था, जिसने कमाया नहीं था, जिसने हड़प लिया था इलाहाबाद की संधि में। पढ़ के देखो आगे। अब छोटा राजस्व। नेक्स्ट पढ़ना, शाहू ने 1713 में उसे पेशवा बनाया। तो शाहू ने पहला पेशवा बना दिया था इसको। आगे टिक करना, बालाजी विश्वनाथ ने शाहू का आधिपत्य मराठा सरदारों और अधिकांश महाराष्ट्र पर स्थापित किया। तो किसने शाहू का एक दबदबा बनवा दिया? कौन था ये आदमी? अच्छा अब एक चीज बताओ कि जो चालाक और घटिया लोग होते हैं उनका नाम चलता है या काबिल लोगों का? शाहू को चाहता तो ये पेशवा मार देता। शाहू को क्या काम करना आता था क्या? शाहू तो बेटा जेल में से निकल के आया था। किसकी जेल में से? औरंगजेब। उसे नहीं आता था कुछ भी।
अगर चाहता तो ये पेशवा खुद बन गया था पेशवा, किसी दिन रात में शाहू का मर्डर कर देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसकी वैल्यूज थी बेटा, बहुत आसान होता है किसी को मर्डर करके राजा बन जाना, उस जमाने में तो बहुत ही आसान था। ऐसा ही एक और आदमी था हिस्ट्री में जिसका नाम है बैरम खान। 13 साल के अकबर को इसने वो बना दिया था पूरी प्रॉपर्टी का मालिक, और क्या कहा था कि मैं उसका संरक्षक हूँ, गार्जियन हूँ। चाहता तो किसी दिन रात में उसका मर्डर कर देता। 13-14 साल का बच्चा होता ही क्या है, मर्डर करके कहता मैं ही राजा हूँ, कोई मना भी ना कर पाता। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। ये जो हिस्ट्री में नाम है ना बेटा, इज्जत के साथ जो लिए जाते हैं कि कितना बढ़िया काम संभाला। इन दोनों को देखो, शाहू को काम नहीं आता था, ना ही अकबर को काम आता था। शाहू भी एक बच्चे की तरह था, पकड़ के ले गए थे 1689 में, और फिर कैद में से छोड़ा 1707 के बाद। तो कितने साल कैद में रहा, क्या पता दिमाग में कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या पता इसको वहाँ क्या व्यवहार करते होंगे। इसको मार के पेशवा बन जाता आराम से और कहता मेरे बच्चे राज करेंगे। लेकिन इसने क्या कहा कि नहीं, राजा यही है, ये शिवाजी का ब्लड है, हम तो सिर्फ काम संभालेंगे, इसीलिए इनकी इज्जत है बेटा। सेम काम किसने किया, बैरम खां। बैरम खां ने किसका मर्डर नहीं किया, अकबर का। 13 साल 8 महीने का था अकबर, कितनी आसानी से किसी रात में मार के और कह देता मैं हूँ अब सब कुछ। तो कहाँ से ये जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब कहाँ से आते। इन सबको जिंदा रखने का कहीं ना कहीं कारण बैरम खां था, जिसने अपना काम किया, मर्डर नहीं किया अकबर का। ऐसे ही ये था। नेक्स्ट देखना क्या कहते हैं, मराठा सरदारों महाराष्ट्र पर स्थापित किया। अगली लाइन में पीछे टिक करना, उसके बेटे का नाम था बाजीराव प्रथम। इसका नाम क्या था, विश्वनाथ भट्ट, उसका नाम था बाजीराव। पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। 2 पॉइंट छोड़ दो, अगला टिक करना। बालाजी विश्वनाथ 1719 में, बिल्कुल पीछे टिक करो, दिल्ली गया और फर्रुखशियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। तुम्हें फर्रुखशियर याद है, बीमार हो गया था, इलाज नहीं कर पाए थे वैद्य, तब फिर क्या हुआ था, अंग्रेज डॉक्टर ने इलाज कर दिया और ये ठीक हो गया। तो इसने क्या किया था, बंगाल में टैक्स फ्री कर दिया था। याद है ना ये कहानी, उसी के बारे में बता रहा है ये। दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी। अच्छा अब एक बात बताओ, जब शिवाजी को प्रॉपर्टी मिली तो क्या बहुत टैक्स आता था क्या, उबड़ खाबड़ ज़मीन। इसने, इनकी माताजी ने बहुत मेहनत की बेटा, आसपास के लोगों ने उस ज़मीन को समतल बनाया, फिर वहाँ गेहूँ चावल जो हो सकता था वो उगाया, फिर लोगों से कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम बदले में मुझे टैक्स दे देना। ऐसे करते करते धीरे धीरे पहले 10 लोग जुड़े, फिर 100 लोग, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे मालिक बना था। ये कोई शुरू से पैदाइशी मालिक नहीं था। अब टैक्स के 2 तरीके हैं, इसको ध्यान से सुनना। एक टैक्स का नाम है चौथ, इसका मतलब है टोटल जितना प्रोडक्शन था उसका 1/4 हिस्सा 25%। और एक टैक्स का नाम था सरदेशमुखी। ये पेपर में आएंगे किसके प्रकार हैं, टैक्सेस हैं ये। 1/10, किसी के खेत में 100 बोरी गेहूं हुआ तो उसमें से 10 बोरी जाएंगी राजा के घर। यहाँ किसी के घर में अगर 100 बोरी गेहूं हुआ तो कितनी जाएंगी, 25। ये 2 नाम हैं बेटा। जब तुम मुगल इतिहास पढ़ोगे ना तो तुम 4 तरह के टैक्सेस पढ़ोगे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। ऐसे अपने जब हिंदू शिवाजी की कहानी पढ़ रहे हो तो 2 टैक्सेस याद रखना। क्या क्या नाम है, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ में ज्यादा रकम इकट्ठी होती थी, सरदेशमुखी में कम, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट थे। चलो अब पढ़ के देखो, चौथ और सरदेशमुखी, अंडरलाइन कर लो इनको। दक्कन में चौथ, यहाँ लिख लो टैक्स, टैक्स के नाम हैं ये, 1/4, और सरदेशमुखी 1/10। क्या बेटा, ये अजीब सा तुम्हें नाम लग रहा है, हमारे यहाँ गोबर के लिए इसी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर ये बेटा नाम था। चौथ का नाम 1/4, नहीं कोई बात नहीं बेटा। चलो अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। उस समय तक वतन लिखा है ना बेटा, इसको वेतन कर लो, वेतन। तुम सामंतों के बारे में जानते हो थोड़ा सा, है ना, फ्यूडल सिस्टम जिसको बोलते थे। बोर्ड पे एक बार समझ लो कहानी, क्या था फ्यूडल सिस्टम। कोई भी एक आदमी पूरे भारत पे राज करने में सक्षम नहीं था। अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं हर एक बच्चे के पास नहीं जाके देख सकती कि वो क्या कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आशीष को एक काम दिया कि वो बीच में घूम के देखता रहे। ऐसे ना बेटा, कोई भी काम एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। यहाँ राजा का काम था सबके ऊपर नज़र रखना, पर एक गांव में किसान ने मुझे टैक्स दिया कि नहीं दिया ये कैसे देखे राजा।
तो राजा अपने एरिया को अलग अलग प्रांतों में डिवाइड कर लेता था और एक प्रांत की जिम्मेदारी एक आदमी को सौंप देता था। जैसे मान लो ये वाला प्रांत दे दिया ए को, ये बी को, ये डी को, ये एफ को, ये जी को। अब इन सबको साल में 2 बार बुलाता और पूछता, हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे प्रांत में, ठीक ठाक फसल हो रही है, टैक्स सारा इकट्ठा कर रहे हो। जैसे कहीं से चौथ लेना था 1/4, कहीं से सरदेशमुखी, तो ये कहते हैं हाँ सर ठीक है, पर कई किसान हमें दुखी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये कहता कि एक काम करो, जितना टैक्स इकट्ठा करते हो उसमें से मेरा हिस्सा दे के, अपना हिस्सा रख के एक छोटी रकम रख लो और अपनी एक फौज बना लो, अपनी एक छोटी सी टुकड़ी सेना की डेवलप कर लो। ज़्यादा नहीं, मान लो 100 आदमी तुम्हारी सेना में है। जब 100 आदमियों के आगे तुम चल के जाओगे ना तो सब गांव सीधे हो जाएंगे और सब टाइम से टैक्स देंगे। तुम अकेले जाओगे टैक्स दो तो कोई भी कहेगा क्यों दें, क्या है, हम नहीं देते, बदतमीजी करेंगे। तो अपनी एक फौज, एक सेना रख लो। धीरे 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 इन सब सामंतों ने क्या रखनी स्टार्ट कर दी, अपनी सेना, अपनी फौज। राजा को क्या फ़ायदा ऐसा करा के, जो इन सब का हेड है उसको ये फ़ायदा कि उसके पास छोटी फौज है और लड़ाई करनी पड़ी तो इन सब की फौज को बुला लेगा और उसके पास एक ताकतवर, बिना खर्चा किए फौज, जो पली पलाई ताकतवर फौज है वो खड़ी हो जाएगी। इस सिस्टम से राजा को भी फ़ायदा था, इन लोगों को भी फ़ायदा था। इन लोगों को कहा करते थे बेटा सामंत, इन्हीं को पॉलीगर भी कहते थे, कई नाम थे इनके, पॉलीगर कह लो, सामंत कह लो। अब ये सामंत ठीक ठाक काम चल रहा था। एक आधा ना बेटा बड़ा चालाक सा था, उसने क्या सोचा कि मैं क्यों राजा के हेल्प करता रहूं, मैं खुद ही ना राजा बन जाऊं, मैं धीरे 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 प्रॉपर्टी बढ़ाऊं। देखो कैसे चालाकी से काम किया उसने। सामंत ने, एक ने राजा के सामने अपनी बड़ी अच्छी इमेज बनाई, इमेज बना के राजा को खुश किया। मान लो टैक्स ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, जैसे तैसे किया। राजा बेचारा बैठा है वहाँ दिल्ली में, उसने कहा वाह भाई बड़ा अच्छा काम किया, तुम आसपास की प्रॉपर्टी के भी मालिक बना दिए, सोचो इस एफ को ये वाली प्रॉपर्टी भी दे दी। फिर इसने और अच्छा इकट्ठा काम किया, खूब पैसे इकट्ठे किए। फिर इससे खुश होकर राजा ने कहा चल तू सारी प्रॉपर्टी का मालिक तू है, अब इस प्रॉपर्टी का मालिक है, टैक्स ज़्यादा आएगा तो साइज सेना का उतना ही रहेगा या बढ़ सकता है, बढ़ सकता है ना। इसने बेटा दक्षिण भारत में अलग से अपनी एक फौज बना ली। अब इसकी इच्छा हो रही है कि मैं भी राज करूं, इसकी फौज बढ़ती जा रही है। एक दिन हो सकता है ये इस राजा को ही चैलेंज कर दे कि आप करते ही क्या हो हमारे लिए, साउथ इंडिया में मेरा राज चलेगा। हो सकता है राजा को छोड़ना पड़े ये हिस्सा। तो ऐसे कई बार सामंत ताकतवर बन के राजाओं के दिमाग से खेल जाते थे। इसने ऐसा नहीं होने दिया। ये जो पेशवा है ना, इन्होंने कहा छोड़ो ज़मीनें फालतू जिस जिसके पास है, सबकी ज़मीनें इकट्ठी कर ली और कहा इतनी ही औकात में रहना जो मेरे सामने तुम्हारा सर ना उठे। तो पेशवा समझदार थे, ये राजाओं को ऐसे बेवकूफ़ बहुत सामंत बनाते थे बेटा। चलो कल पढ़ेंगे इसके बारे में।